आप सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम हमारे हड़प्पा सभ्यता को जारी रखते हुए आज हम इसके प्रमुख नगरों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो नगर है, प्रमुख नगर है, वो है हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पर है? ये ज़िला मोंटगोमरी के अंदर पंजाब पाकिस्तान में है। और ये कौन सी नदी पे है? ये रावी नदी के बाएं तट पर है। आज के दिन ये पाकिस्तान में है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। लेकिन जब खुदाई हुई थी तो उस समय ये भारत के अंदर थे। अब इसकी खोज का इतिहास हम देखते हैं कि सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने इसके बारे में सर्वप्रथम उल्लेख किया, लेकिन डिटेल में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। फिर 1856 में ब्रंटन बंधु आए। जब वो रेलवे लाइन का निर्माण कर रहे थे तो यहाँ से उनको जब ईंटों की ज़रूरत पड़ी तो उनको जब यहाँ से उनको ईंटें मिली और उन्होंने इन ईंटों का प्रयोग कर लिया रेलवे लाइन को बिछाने में। लेकिन क्या है कि उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि इतनी सारी ईंटें यहाँ से क्यों निकल रही हैं। उन्होंने यहाँ से उखाड़ उखाड़ के ईंटें जो है रेलवे लाइन में यूज़ कर ली, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये यहाँ से इतनी ईंटें क्यों मिल रही हैं। और इतनी सारी ईंटों को उखाड़ने की वजह से ये जो ढांचा था, ये जो सभ्यता थी, ये आधी बर्बाद भी हो गई, ख़त्म भी हो गई। 1921 में फिर दयाराम साहनी ने एक वैज्ञानिक ढंग से जॉन मार्शल के निर्देशन में इसकी खुदाई करवाई। तो अब इसके बारे में जानते हैं कि हड़प्पा क्या है। तो मोहनजोदड़ो के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है? ये हड़प्पा है। और वर्तमान में अगर बात करें भारत की, तो राखीगढ़ी को सबसे बड़ा शहर माना जाता है। पहले धोलावीरा को सबसे बड़ा माना जाता था। अब हड़प्पा से क्या क्या मिला है वो देखते हैं। तो हड़प्पा से 2 टीले मिले हैं। टीले हमने जाना था जब नगर नियोजन के बारे में हमने देखा था। तो हड़प्पा के सभी स्थल जो है वो दो भागों में बटा हुए थे, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। केवल धोलावीरा जो था वो 3 भागों में बटा हुआ था, ऐसा हमने पीछे की वीडियो में जाना था। तो इसमें जो टीले हैं उनको 2 भागों में बांटा है। टीला ए भी यानी पश्चिमी टीला, जिसको दुर्ग भी कहते हैं। फिर टीला एफ है जो कि पूर्वी टीला है। और ये जो पूर्वी टीला है ना, ये 6 मीटर ऊंचा है, जबकि पश्चिमी टीला और भी ज़्यादा ऊंचाई पर है। और जो पश्चिमी टीला था, जिसको दुर्ग बोलते हैं, उसमें कौन रहते थे? उसमें प्रशासक लोग रहते थे, शाही लोग रहते थे। और उसकी सेफ्टी के लिए उसको चारों तरफ से बाउंड्री भी उसकी की जाती थी। जो टीला एफ है उसकी संरचनाएं क्या क्या हैं? उसमें सबसे पहले मिला है अन्नागार मिला है। और अन्नागार जो है उसमें क्या मिले हैं? 2 पंक्तियों में 6, यानी कि कुल 12 अन्नागार मिले हैं। देखिए, जैसे 6 अन्नागार इधर मिले हैं एक पंक्ति के अंदर, और 6 अन्नागार इधर मिले हैं एक पंक्ति में, यानी 2 पंक्ति के अंदर 12 अन्नागार यहाँ से मिले हैं। अन्नागार जहाँ पे अन्न को स्टोर करके रखा जाता था। और नदी के पास मिले हैं ये जो 12 अन्नागार हैं 2 पंक्तियों में, 6 अन्नागार जो मिले हैं ये नदी के पास मिले हैं। क्योंकि ये व्यापार में इनको आसानी होती थी, यहाँ से नदी के थ्रू ये व्यापार करते थे, तो यहाँ पे स्टोर करके रखते थे अनाज को। एक वृत्ताकार चबूतरा मिला है। तो वृत्ताकार चबूतरा जो है ये 18 चबूतरे मिले हैं वृत्ताकार, और ये पक्की ईंटों के बने थे। और ऐसे माना जाता है कि इनका प्रयोग किया जाता था अनाज पीसने के लिए, क्योंकि घरों में अनाज की चक्कियाँ भी मिली हैं। फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं उसमें एक तो यही है कि वृहद अन्नागार कहाँ मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो में मिला है। जो हमने ये पढ़ा कि 2 पंक्ति में 6 अन्नागार मिले हैं, ये हमें मिले हैं हड़प्पा के अंदर। लेकिन जो सबसे बड़ी इमारत है ना, वो मोहनजोदड़ो में मिलने वाला अन्नागार है। और 6 अन्नागारों की 2 पंक्तियाँ ये कहाँ मिली हैं? ये हड़प्पा मिले हैं, नदी के किनारे। क्योंकि इनको व्यापार के लिए सुविधाजनक माना जाता था। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है? वो क्या है? वो मोहनजोदड़ो में जो मिला है ना वृहद अन्नागार, वही है। फिर श्रमिक आवास भी मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से। तो 15 मकान मिले हैं 2 पंक्तियों के अंदर। और इसके साथ में ये जो मकान है ना, इनके पास में 16 भट्टियाँ भी मिली हैं और तंबा गलाने की मूसा भी मिली है। तो ऐसे माना जाता है कि श्रमिकों के आवास थे। यहाँ पे वो लोग रहते थे जो दांतों का काम करते थे, तांबे से संबंधित काम करते थे। और जैसे आज के दिन एम्प्लॉय को
क्वार्टर दिए जाते हैं ना, उसी तरीके से इनको भी ये आवास दिए गए थे। तो इससे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इनके यहाँ पे दास प्रथा मौजूद थी। फिर अन्य में क्या मिला है, हड़प्पा से तांबे का दर्पण भी मिला है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है कि तांबे का दर्पण कहाँ से मिला है, तो ये हड़प्पा से मिला है। फिर कब्रिस्तान यहाँ से मिले हैं। नगर के दक्षिण में R37 कब्रिस्तान जो 1934 में मिला था, और एक समाधि H वो सिंधु सभ्यता के काल के वो भी मिले हैं। अब ये जो R37 कब्रिस्तान है ना, ये तो मैच्योर हड़प्पा के टाइम का मिला है, और जो समाधि H है ये सिंधु सभ्यता के बाद का, यानी कि उत्तर हड़प्पा काल का मिला, यानी जो मैच्योर हड़प्पा थी उसके बाद का जो समय था, उस समय का ये समाधि H मिला है। दोनों हड़प्पा सभ्यता से ही संबंधित हैं। फिर अगला जो हमारा नगर है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वो यहाँ पर जो कब्रिस्तान मिले हैं ना, वो शहर की चार दीवारी के अंदर नहीं मिले हैं। जो मोहनजोदड़ो है वो भी सिंध प्रांत में, लरकाना ज़िले सिंध प्रांत में पाकिस्तान में है, और ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। जो हड़प्पा है वो रावी नदी के बाएं तट पर थी, और ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। 1922 में इसकी खुदाई करवाई थी राखलदास बनर्जी ने, और इसका जो कुल एरिया है वो 250 हेक्टेयर है। इसका जो नाम है ना मोहनजोदड़ो, इसका अर्थ है प्रेतों का टीला या मृतकों का टीला। इसका ये नाम क्यों रखा गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस नगर की जब खुदाई हुई ना, तो 7 परतें मिली थी। तो ऐसे माना गया कि ये शहर 7 बार डूबा होगा, और फिर 7 बार जो इसमें बाढ़ आई होगी, फिर से लोग यहाँ पे बसे होंगे, तो ये 7 बार बसा होगा। इसलिए इसकी ऊंचाई भी बार बार जो है यहाँ पे परतें बनती गई, और इसकी ऊंचाई भी बढ़ गई थी। इसको माउंट्स ऑफ डेथ भी कहा गया है। जो मोहनजोदड़ो है ना, ये सिंधी भाषा से लिया गया है। सिंधी भाषा में इसका अर्थ है, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में इसका अर्थ है प्रेतों का टीला। और ऐसे ही जो लोथल है, जो कि गुजरात में हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, इसको भी गुजराती भाषा में प्रेतों का टीला ही कहते हैं। मतलब कि सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है प्रेतों का टीला, और गुजराती भाषा में लोथल का अर्थ है प्रेतों का टीला। दोनों का एक ही अर्थ है, भाषा ही अलग है। और जो ये मोहनजोदड़ो, इसके उपनाम है सिंधु का बाग या नखलिस्तान भी इसके अन्य नाम है। जैसे पूछे कि सिंधु का बाग किसको कहते हैं या नखलिस्तान किसको कहते हैं, तो मोहनजोदड़ो को कहते हैं। इसमें जो पश्चिमी टीला है, जिसको कि दुर्ग बोला जाता है, दुर्ग टीला बोलते हैं, इसे स्तूप टीला भी कहते हैं, क्योंकि कुषाण वंश के जो शासक थे कनिष्क, उन्होंने बाद में यहाँ पे स्तूप बनवा दिया था, तो इसको स्तूप टीला भी कहते हैं। अब जो मोहनजोदड़ो है उसमें क्या मिला है, एक तो विशाल स्नानागार मिला है, और जॉन मार्शल ने इसको तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण माना है, विशाल स्नानागार को। विशाल स्नानागार में क्या होता था, देखिए इसकी जो लंबाई थी वो 11.88 मीटर थी स्नानागार की, जो चौड़ाई थी वो 7.1 मीटर थी, और जो इसकी गहराई थी वो 2.43 मीटर थी। इसके दोनों तरफ अंदर जाने के लिए, पानी के अंदर जाने के लिए उत्तर और दक्षिण की तरफ दोनों तरफ सीढ़ियाँ होती थी। ये पूछ लेते हैं कि सीढ़ियाँ 4 तरफ होती थी या 2 तरफ, तो भाई इसमें जो है स्नानागार, इसमें 2 तरफ सीढ़ियाँ होती थी। और ऐसा माना जाता है कि धार्मिक परंपरा के तहत यहाँ पे जो स्नान किया जाता है, यानी कोई धार्मिक परंपरा होती थी, तब सभी लोग यहाँ पर स्नान करते थे। जैसे आज के दिन सूर्य ग्रहण का मेला लगता है, तो कुरुक्षेत्र के अंदर सब जाते हैं स्नान करने के लिए, या हरिद्वार जाते हैं। तो इस टाइप का कोई ओकेजन इनका होता हुआ तब यहाँ पे लोग स्नान करते थे। इसका जो फर्श है ना, इस विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ का, ये पक्की ईंटों का बना था इसका फर्श, और उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ हैं, और इसका उपयोग धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए, धर्म से संबंधित कोई स्नान होता तब इसका प्रयोग किया जाता था। अब प्रमुख इमारतें और क्या क्या मिली हैं मोहनजोदड़ो से, तो एक तो अन्नागार मिला है, पहले भी हमने बात की थी, सबसे बड़ी इमारत यही है, और इसकी जो लंबाई है वो 45.71 मीटर है, और जो चौड़ाई है वो 15.23 मीटर है। व्हीलर ने माना है कि ये सबसे बड़ी इमारत है। 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर
चौड़ा। फिर एक सभा भवन भी मिला है। सभा भवन जो है वो दुर्ग है ना, जो ऊंचा टीला जिसको दुर्ग बोलते हैं, उसके दक्षिण की तरफ एक सभा भवन है और ये वर्गाकार है। वर्गाकार है सभा भवन और इसकी लंबाई 27 मीटर और चौड़ाई भी 27 मीटर है। तभी ये वर्गाकार है, क्योंकि दोनों तरफ से लंबाई चौड़ाई समान है। फिर पुरोहित आवास भी मिला है यहाँ पर। ये स्नानागार के उत्तर पूर्व में है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो उत्तर पूर्व में है। जो ग्रेट बाथ है उसके उत्तर पूर्व में है पुरोहित आवास, पुरोहित जहाँ पे रहते थे। तो इसकी लंबाई 70.1 मीटर और चौड़ाई 23.77 मीटर है। ये यहाँ पर इमारतें मिली है मोहनजोदड़ो के अंदर। अब इसका नगर नियोजन देखिए। जो पूर्वी टीला था इसका, वो 3 क्षेत्रों में बटा था, HR, VS और DK। ये यहाँ पर जिन्होंने उत्खनन करवाया ना, उनके नाम पे इसको बांट दिया अलग अलग क्षेत्र में। जैसे HR है तो ये है H हारग्रीव्स। H हारग्रीव्स ने जहाँ पे खुदाई करवाई वहाँ भाई पक्की गलियाँ मिल गई, बड़े घर मिल गए। तो इसमें मुख्य है कांस्य की नर्तकी। तो कांस्य की नर्तकी कौन से क्षेत्र से मिली है? तो ये HR क्षेत्र से मिली है। H हारग्रीव्स, ये 1925-26 में इसकी खुदाई करवाई थी इन्होंने, H हारग्रीव्स ने। बाकी जैसे VS हो गया, ये माधव स्वरूप वत्स, इसको वत्स सेक्शन बोलते हैं। उन्होंने जैसे वहाँ से मुद्राएं वगैरह मिल गई, उन्होंने जहाँ पे खुदाई करवाई वहाँ से। फिर है ये DK दीक्षित क्षेत्र, दीक्षित क्षेत्र जहाँ पे दीक्षित नारायण ने खुदाई करवाई, तो कुछ चीज़ें वहाँ से मिल गई, तो इसको ऐसे अलग अलग एरिया के अंदर बांटा गया है। अब 21 मानव कंकाल मिले हैं, परंतु यहाँ किसी कब्रिस्तान का देखो मानव कंकाल मिले हैं मोहनजोदड़ो के अंदर, लेकिन मानव कंकाल का उल्लेख शहर की चारदीवारी के अंदर कहीं भी नहीं, ये हमने पढ़ा था। अब जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो दोनों के बीच लगभग 482 किलोमीटर की दूरी है, यानी आपस में उनकी दूरी बहुत ज़्यादा है। फिर भी ये सिंधु नदी से जुड़े हैं, क्योंकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे है और हड़प्पा रावी नदी पे है, और रावी नदी भी बाद में सिंधु नदी के अंदर मिल जाती है। तो इस तरीके से सिंधु नदी से दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए पिगट महोदय ने इनको सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ कहा है। तो ये थे हमारे 2 मुख्य नगर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। आगे के जो प्रमुख स्थल हैं उनको हम आने वाली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।